दोस्तों तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सफर के लिए। आप देख रहे हैं कायदे एक्सप्लेनर्स, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिमाग हिला देंगी। सोचो अगर किस्मत आपको एक और मौका दे तो क्या आप दुनिया बदल दोगे? चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। आग की तेज दुम घोटने वाली गर्मी ठंडी रात की हवा से लड़ रही थी। जबकि फायर टीम जोर से पानी के जेट से आग बुझा रही थी, एक दुखी सुची पास की जली हुई जमीन पर बैठ गई। जली हुई लकड़ी और ओजोन की बू हवा में बहुत ज्यादा थी। उसका गला खराब था जब उसने वोंग हान का नाम चिल्लाया, ये सोचकर कि वो दुम घोटने वाले धुएं और गर्मी में अकेला छोड़ गया। अचानक होस के जोर से चलने की आवाज तोड़ते हुए एक काला भारी आकार जोर से दूसरे माले की खिड़की से बाहर निकला, जो नारंगी यानी ऑरेंज रोशनी में घिरा था। वो वोंग हान था। पेवमेंट पर उसका गिरना काफी तेज और कठोर था। एक गीली थड और उसके बाद एक खराब सी घिसने की आवाज आई। जरूरी बात यह थी कि उसके मोटे कपड़ों के कुछ हिस्सों में अभी भी आग लगी थी। छोटे अंगारे जले हुए कपड़े से चिपके हुए थे। फायर के लोग अचानक उसको देखकर तुरंत उसकी जगह पर इकट्ठा हो गए। उनके पास दबाव वाले आग बुझाने के उपकरण थे और वो तुरंत उससे मदद लेने की दरख्वास्त कर रहे थे। उसकी जैकेट पर जो आग अभी भी चाट रही थी वो जल्दी बुझा दी गई और वो तुरंत एक मोटे केमिकल स्मेल वाले सफेद फोम की परत से ढक गया। वो कांपा, मुश्किल से सांस ली और धीरे से गले से एक गाली निकाली, जो उस तेज भट्टी जैसी गर्मी के लिए उसने गुस्सा दिखाया जो उसने अभी झेली थी। जब उसने उसके बचने की सच्चाई समझी, उसका चेहरा देखा, भले ही काजल और फोम से भरा था, सुची ने एक रुकी हुई आवाज निकाली, एक राहत भरा, लगभग हिस्टेरिकल एहसास जो मुश्किल से उसका नाम था। वो जल्दी से आगे बढ़ी, छोटी सी दूरी तय करके उसको गले लगाने के लिए। उससे निकलने वाले धुएं और केमिकल्स की बू बहुत तेज थी। उसने उसको जोर से बेचैनी से पकड़ लिया, कांपते हुए उसको बेवकूफ कहा और पूछा कि क्या वो जानबूझकर मौत को बुला रहा था। जोर जोर से रोते हुए आंसू उसके गालों पर गंदगी के बीच साफ निशान बना रहे थे और उसको इतनी कस के पकड़े हुए थी जैसे डर हो कि वो फिर से गायब हो जाएगा। उसने पूछा कि अगर वो आग में मर जाता तो उसका और उनके अनजान में बच्चे का क्या भयानक हाल होता। वोंग हान ने इतने बड़े सदमे के बावजूद बदले में एक नरम, शांत करने वाला गले लगाया। उसका स्पर्श धीरे था क्योंकि उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह ठीक है और उसके उलझे हुए बालों को ठीक किया। सुती आखिर में एक कदम पीछे हटी, अभी भी बहुत गुस्से में थी, और उसकी छाती पर नरम लेकिन जिद से टैप किया, ये पूछते हुए कि क्या उसकी जान को इतना बड़ा अकल्पनीय खतरा लेना सही था। उसने उसकी आंखों में देखा, एक छोटी अटल मुस्कान के साथ शांति से कहा कि उसकी पत्नी और बच्चे की जान बचाने का महत्व किसी भी व्यक्तिगत खतरे या नतीजे पर बहस को खत्म कर देता है। उसकी हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी बाहों और धड़ पर घाव ढूंढने के लिए घबराहट में ध्यान से जांच करने लगे, राख के टुकड़ों को हटाते हुए। सड़क की वो चिंतित औरत और फायर क्रू के एक सीनियर सदस्य, दोनों ने तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाने और जलने की जांच के लिए सिफारिश की। वोंग हान ने मजबूती से ये सुझाव ठुकरा दिया। उसकी आवाज़ पक्की थी, कहते हुए कि उसे कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं लगी है और इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साथ एक पल के लिए चुप रहकर उन्होंने बाकी आग बुझाने के काम की व्यवस्थित एफिशिएंसी को देखा। अब हवा में ज़्यादातर भाप और पानी से भरे कचरे की बू आ रही थी। वोंग हान ने आखिर में चुप्पी तोड़ी। उसकी नज़र दूर थी जब उसने जोर से सोचा कि आग कितनी अनचाही, लगभग एक्सप्लोसिव स्पीड से लगी और फैल गई थी। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसके फीचर्स पत्थर जैसे और अटल हो गए जब उसको एक काली ठंडी सच्चाई पता चली। उसने पूरे विश्वास के साथ ये निष्कर्ष निकाला कि उसके दुश्मन सुले ने ही यह पूरी खूनी घटना प्लान की थी। तुरंत ये निश्चय करते हुए कि उन्हें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लोगों या संभवतः साजिशकारों की आंखों के सामने उसने सुई को बताया कि वो उसे तुरंत घर छोड़ देगा। उसने बिना बहस किए मान लिया और उसके अभी भी गीले धोए वाले कंधों पर एक भारी उधार ली हुई इमरजेंसी ब्लैंकेट लपेट दी। उस शाम बाद में ये पक्का करने के बाद कि वो भीड़ और लोगों की नज़र से सुरक्षित दूर हैं, सुई को वोंग हान के फ्लैट की शांत सुरक्षा में लाया गया। वहाँ का माहौल शांत था, जो दोपहर के सदमे के बिल्कुल विपरीत था। जब वो देर से हिम्मत देने वाला भोजन करने की कोशिश कर रहे थे, उसने ध्यान से पूछा कि क्या उसके भाई सुले ने ही उसे डिनर मीटिंग के लिए बुलाया था जिसने उसे वहाँ से दूर किया। उसने तुरंत इसकी पुष्टि की, बताते हुए कि अचानक तेज ट्रैफिक और रास्ते में एक छोटी सी दिक्कत के कारण वो ज़रूरी रूप से देर हो गई। वो रुका, उसका चेहरा चिंता से गहरी गुस्से वाली हालत में बदल गया, ये व्यक्त करते हुए कि उनके दुश्मन इतने घिनौने खूनी लेवल के व्यवहार पर उतर आएंगे। अब एक ठंडे केंद्रित गुस्से में डूबी हुई सुई ने अचानक अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और खुलासा किया कि उसे अपने भाई की हरकतों पर शक होने लगा था और उसने हाल ही में पता लगाया था कि उसके घर पर बिना इजाजत के सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाए गए थे। अपने बैग से अपना मोबाइल डिवाइस निकालते हुए उसकी हरकतें तेज और सोच समझ कर थीं।
उसने खतरनाक चुप्पी से कहा कि उसके पास जो दिखाने योग्य वीडियो सबूत है वो व्यक्तिगत रूप से उसकी हमेशा के लिए जेल सुनिश्चित कर देगा। उसने तेजी से डिवाइस में देखा और वो दोषी रिकॉर्ड खोज निकाला। छोटा सा क्लिप साफ तौर पर सुले और 2 बड़े साथी को बिल्डिंग पर आते हुए दिखाया, जिनके पास कई चमकीले रंग के फ्यूल कंटेनर थे। सोच समझकर आग लगाने और हत्या की कोशिश के इस पक्के सबूत को देखकर सुकी का जबड़ा इतनी जोर से भिंच गया कि उसकी मांसपेशी साफ दिख रही थी और उसने अपने ही भाई के खिलाफ तेज भयानक बदला लेने का वादा किया। वोंग हान आगे झुका। उसकी आवाज एक धीमा, शांत करने वाला सहारा थी। उसकी बेचैनी की तेजी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने नरमी से उसे उनके बच्चे के माँ बाप के रूप में उसकी जरूरी भूमिका याद दिलाई। उससे पहले अपना पौष्टिक भोजन खाने का आग्रह किया और पूरी तरह से गारंटी दी कि वो कल सुबह एक साथ इस गंभीर समस्या को देखेंगे। अभी भी बहुत गुस्से में थी। उसके हाथ की उंगलियों के जोड़ सफेद थे क्योंकि उसने अपने बर्तन कसकर पकड़े थे। सुची ने जिद से अपना सिर हिलाया, ये ऐलान करते हुए कि वो इस घिनौने काम के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगली सुबह हवा तेज और साफ थी। वोंग हान अपनी चमकती मोटरसाइकिल पर व्हाइट टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल के शानदार ट्रेडिशनल एंट्रेंस पर आकर ठीक से रुका, अपने काम शुरू करने के लिए तैयार। इंजन की आवाज रुक गई। जैसे ही वो उतरने और अपने वाहन को ठीक करने की तैयारी कर रहा था, एक छोटी लाल स्पोर्ट्स कार जोर से घूमी और अचानक ब्रेक लगा दी। टायर एस्फॉल्ट पर तेज रबरी आवाज करते हुए चीखे। वो ठीक उसके सामने रुक गई। टक्कर से मुश्किल से बची। ड्राइवर, एक जवान औरत जिसके छोटे प्रैक्टिकल भूरे बाल थे, खिड़की से जल्दी से झुकी, शर्मिंदा माफी के साथ। उसने जल्दी से लगभग हाफते हुए स्वीकार किया कि वो एक अनुभवी और दुर्भाग्यवश कम स्किल ड्राइवर थी। उसका अच्छा माफी भरा एक्सप्रेशन अचानक रुक गया और पूरी तरह से बड़ी आंखों वाले हैरानी में बदल गया जब उसने उस आदमी को पहचाना जिसको उसने लगभग टक्कर मार दी थी। ये व्यक्ति और कोई नहीं, ऑफिसर यांग थी। वोंग हान नरमी से अपनी भारी बाइक से उतरा, हल्का सा सिर हिलाया। उसने सूखे मजाक से भरा एक अभिनंदन दिया, इस आश्चर्यजनक अचानक मुलाकात और उसके रास्ते में आने की उसकी लगभग पक्की आदत पर टिप्पणी की। अब अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म के बजाय एक चमकदार पीले एथलेटिक सूट में थी। वो अपनी निजी कार से बाहर निकली और तुरंत आगे बढ़ी, हाथ बंधे हुए, ये पूछते हुए कि इस खास जगह पर उसका क्या मकसद है। उसने उसे सीधे तौर पर बताया कि वो यहाँ काम करता है। तुरंत और गहरा शक दिखाते हुए उसने तेजी से कहा कि वो हर हफ्ते एक समर्पित स्टूडेंट के रूप में हॉल में आती है और उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। वोंग हान ने बस कंधे उचकाकर साफ किया कि उसकी नौकरी तो कल ही शुरू हुई थी। जब वो अंदर जा रहे थे, उनके बीच का माहौल पहले से ही बिजली की तरह चार्ज था। 2 जवान मेल स्टूडेंट जो साफ सफेद गिस में थे, दहलीज के पार तुरंत वोंग हान को पहचान गए। वो बीच में झुकना छोड़कर सम्मान से एक साथ उसे मास्टर वोंग कहकर बोले। इस औपचारिक बोलने के तरीके से ऑफिसर यांग अचानक रुक गई। उसका शक एक गहरे दिखने वाले चुनौती में बदल गया। उसने उसके सपोज्ड मास्टर स्टेटस की तुरंत संभावना पर सवाल उठाया। पूरी तरह शांत रहते हुए वोंग हान ने बस अपना सिर घुमाया और उससे शांति से पूछा कि क्या कोई अचानक दिक्कत है। ऑफिसर यांग ने उसकी छाती पर एक तेज आरोप लगाने वाली उंगली उठाई, जोर से हैरानी भरे विश्वासहीनता में कहा कि कोई जिसको उसने इतनी सरलता से, और उसने सरलता शब्द पर जोर दिया, हिरासत में लिया था, वो इतना सम्मानित टाइटल कैसे हक सकता है। जैसे ही वोंग हान पलट कर जाने लगा, साफ तौर पर उसकी बचकानी चुनौती को नजरअंदाज करते हुए उसने जुबानी चुनौती दे डाली। उसकी आवाज विश्वास से गूंज रही थी। उसने उसके डेजिग्नेशन पर पूरा अविश्वास होने का ऐलान किया और उसकी योग्यता जांचने के लिए तुरंत एक स्पारिंग मैच की मांग की। सीधे उसकी पर्सनल स्पेस में आते हुए उसने गुस्से में उससे चेतावनी दी कि वो उसकी गलत तरीके से जांच ना करे या उसकी क्षमता को कम ना आंके। वोंग हान ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, बिना किसी दिखने वाले कोशिश के। उसने अपनी पक्की पर्सनल पॉलिसी बताई कि वो औरतों के साथ लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। उसकी आपत्ति को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो आगे की ओर फूट पड़ी, अचानक तेजी से उस पर हमला किया, लेकिन उसने बिना किसी कोशिश के एक छोटा नरम साइड स्टेप किया, जिससे उसका हमला उस खाली हवा से निकल गया जहां वो था। वोंग हान ने गंभीर, लगभग पढ़ा लिखा रवैया अपनाया, ये पूछते हुए कि क्या उसकी लड़ने की नीयत सच में पक्की है। फिर उसने एक उकसाने वाली, भड़काने वाली शर्त रखी। वो उससे एक हाथ जानबूझकर अपनी पीठ पीछे बांधकर लड़ेगा, इस शर्त पर कि अगर वो बुरी तरह हार जाती है तो उसे नंगे होकर उसके सामने दौड़ना पड़ेगा। उसके प्रपोजल से गुस्से में और चिढ़कर उसने तुरंत उसे गंदा औरत बास कहा और सीधे उसके सिर पर एक जबरदस्त किक मारी। एक आराम से रखी हुई बाह से और हल्के से मुस्कुराते हुए वोंग हान ने बिना किसी मेहनत के उस तेज वार को घुटने पर रोक दिया। उसने तुरंत उसकी ताकत का मजाक उड़ाया, रूखे तरीके से पूछा कि क्या बस इतनी ही उसकी कोशिश थी, और वार के साफ कमजोर होने की आलोचना की। बहुत कम ताकत यूज करते हुए उसने उसका पैर नीचे किया, जिससे उसका मोमेंटम, रफ्तार उसके खिलाफ चला गया। वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई और एक मजबूत डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी हो गई, तेज सांस ले रही थी।
उसकी भूरी आंखों में एक तेज इरादा चमका जब उसने तुरंत अगले वार की तैयारी की। उसने एक तेज ऊंची छलांग लगाई, उसकी कनपटी पर एक बहुत तेज किक मारने की कोशिश की, लेकिन वोंग हान ने आसानी से अपना सिर झुकाकर उस वार से बच लिया। जब वो नीचे उतरी, थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाई, तब तक वोंग हान एकदम तेजी से साफ मट पर आराम से पलाथी मारकर बैठ चुका था। उसने ऊपर की तरफ एक घमंडी, गुस्सा दिलाने वाला नजर डाली। उसने मजाकिया तरीके से उसकी ताकतों पर सवाल उठाया और बुरी तरह से इशारा किया कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट के रूप में उसका पूरा करियर सिर्फ पारिवारिक असर के कारण है, ना कि उसकी स्किल के कारण। उसके लगातार मजाक से पूरी तरह भड़ककर ऑफिसर यांग उस पर चिल्लाई कि वो बोलना बंद करे और गुस्से से भरी एक और तेज किक मारी। वोंग हान ने अपना शांत चेहरा बरकरार रखते हुए आसानी से एक स्प्रिंग जैसा फ्लिप किया और कुछ फीट दूर नरम और खूबसूरत तरीके से लैंड किया। उसने एक मापी हुई गंभीर चेतावनी दी, अगर उसने कोई सचमुच जानलेवा मूव जो एक मास्टर की स्किल दिखाए यूज नहीं किया तो उसका पूरा इरादा था कि वो अपना काउंटर अटैक शुरू करेगा और ये लड़ाई खत्म कर देगा। पूरी तरह मजबूत रहते हुए उसने उससे कहा कि वो अपना घमंड छोड़े और एक बार फिर आगे बढ़ी और आखिर में उसके जबड़े पर एक तेज वार किया। फिर भी उस मार का कोई असर नहीं हुआ। वोंग हान ने तुरंत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, उसकी खुली हुई कलाई पकड़ ली और उसे बुरी तरह खींचकर अपने करीब ले आया। एक ऐसी सुडौल प्रैक्टिस की हुई हरकत में जिसमें उसकी बेहतरीन फिजिकल मास्टरी दिखी, उसने उसकी बॉडी घुमाई और तुरंत उसे एक मजबूत ना भागने वाले लॉक में जकड़ लिया। उसकी दोनों बाहों को पीछे दर्दनाक तरीके से इमोबिलाइज कर दिया और उसके बहुत करीब खड़ा रहा। पूरी तरह से रुकी हुई और इस नजदीकी और अचानक कंट्रोल खोने से घबराई हुई उसने उसे एक बार फिर गंदा औरतबाज कहा और उसकी पकड़ की मजबूती के खिलाफ जोर से लड़ी और एक घुट्टी हुई आवाज में तुरंत छोड़ने को कहा। वोंग हान तुरंत मान गया, उसने दबाव छोड़ दिया। वो लड़खड़ाई और कई कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गहरे सदमे और शर्मिंदगी का भाव था, वो लगभग रोने वाली थी। अब हारी हुई ऑफिसर यांग के सामने, जो खुद को और अपनी इज्जत को वापस पाने की कोशिश कर रही थी, वोंग हान ने शांति से पूछा कि क्या वो अपनी हार मान चुकी है। चिढ़कर, हार कर, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अपने वादे पर अडिग रहते हुए उसने एक घुटती हुई आवाज में उसकी दिखाई गई प्रोफिशिएंसी, क्षमता को बेहतर माना। वोंग हान ने अपने चेहरे पर एक चौड़ा, धोखेबाज मुस्कान आने दी और फिर हल्के तरीके से उस शर्त की तरफ ध्यान दिलाया जो उन्होंने कुछ देर पहले रखी थी। उसके पूरे और तुरंत आश्चर्य के लिए उसने बिना किसी झिझक के शर्तें मान ली और पक्के इरादे से घोषणा की कि ये बस एक छोटी बिना कपड़े की दौड़ है, इज्जत की बात है और वो उसे अभी और यहीं करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अचानक सच्चे डर में वोंग हान ने जोर देकर कहा कि उसका ऑफर सिर्फ मजाक था और उसने उसे बहुत जोर से सलाह दी कि वो किसी भी तरह से इसका शाब्दिक मतलब ना ले। लेकिन ऑफिसर यांग ने मजबूत, लगभग डरावना निश्चय दिखाया और ठंडे तरीके से कहा कि अपने वादे और अपनी बात पर अडिग रहना किसी भी सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी पीली जैकेट की जिपर पकड़ ली, वोंग हान की बढ़ती हुई निराशा भरी मिन्नतों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कि वो ये बेमतलब हरकत रोक दे। अपनी इज्जत को पक्का करने के लिए एक तेज, चुनौती भरी चीख मारते हुए उसने जोर से अपनी जैकेट फाड़कर खोल दी, उससे काफी से ज्यादा व्यू मिलने की गारंटी देते हुए। पूरी तरह से घबराकर और अब देख रहे दर्जनों स्टूडेंट से गहरी तरह वाकिफ होकर वोंग हान ने तुरंत दोनों हाथों से अपनी आंखें छिपा ली, जोर से और हड़बड़ी में घोषणा की कि वो शादीशुदा आदमी है। फिर वो तेजी से सबसे नजदीकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, लगभग गिरते हुए, ये दावा करते हुए कि उसकी बिल्डिंग में कहीं और जरूरी काम और मीटिंग्स हैं। उसके शर्मनाक जल्दी में पीछे हटने को देखते हुए ऑफिसर यांग ने धीरे और सोच समझकर अपनी जैकेट की जिपर बंद की, एक बहुत संतुष्ट विजयी मुस्कान के साथ, और पक्के तौर पर यह निष्कर्ष निकाला कि वो तो सिर्फ एक डरपोक, सहमा हुआ इंसान था जिसने बेवकूफ़ी से उसे भड़काने की हिम्मत की थी। मार्शल आर्ट्स फैसिलिटी के एक ऊंचे, शांत कमरे में छुपी हुई, जहां खिड़कियों से सुबह की नरम रोशनी छनकर आ रही थी, श्यावन जिंग एक चमकदार कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो पर एक मुश्किल, दिल को छूने वाला पीस बजा रही थी। धुन खूबसूरती से बह रही थी, बड़े कमरे को भर रही थी। कॉन्ग होंग उसके बगल में था, बहुत करीब मंडरा रहा था और उसके संगीत पर बहुत ज्यादा चापलूसी भरी तारीफ कर रहा था, जिससे बस उसकी कंसंट्रेशन भंग हो रही थी। श्यावन जिंग अरपेजियो के बीच में रुक गई, उसकी तारीफ की आवाज से साफ चिढ़ चुकी थी और उसने सवाल किया कि क्या उसको क्लासिकल कॉम्पोजिशंस की सचमुच कोई समझ है, और उसे सीधे तुरंत शांत रहने का निर्देश दिया। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और वोंग हान अंदर आया, उसके बजाने पर एक सच्ची, हल्की तालियों की गूंज के साथ। उसने तुरंत टीचर शिया की पियानो बजाने की इतनी बेहतरीन, अनजानी क्षमता पर आश्चर्य व्यक्त किया। शाओ वानजिंग ने कीज से ऊपर देखा, उसकी चिढ़ तुरंत गायब हो गई। वो इस सच्ची तारीफ से साफ खुश थी और उसने गर्मजोशी से वेलकम किया। इस रुकावट और ध्यान के अचानक बदलाव से गहरी तरह चिढ़कर
कॉन्ग होंगजिंग लड़ने वाले अंदाज में वोंग हान की तरफ घूमा, घमंड से पूछा कि क्या इतना गंदा नया आदमी सचमुच उस कॉम्पोजिशन की तारीफ कर सकता है जो अभी चल रही है। वोंग हान इस चुनौती से शांति से अप्रभावित रहा। उसने आसानी से जवाब दिया कि टीचर शिया चोपान का नॉकटॉन बजा रही हैं और खास तौर पर कहा कि उसको ये पीस इसकी उदास स्ट्रक्चर के कारण बहुत खूबसूरत लगा। उसके सही पहचान से बहुत खुश होकर श्याओ मानजिंग ने पूछा कि क्या वोंग हान को भी ये खास धुन पसंद है, ये साफ करते हुए कि नॉकटॉन उसकी पर्सनल फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा होने का दर्जा रखता है। वोंग हान आसानी से मान गया कि ये एक अच्छा दिल को छूने वाला काम है, लेकिन मजाक में सुझाव दिया कि उसकी हल्की प्रेफरेंस किसी दूसरी हो सकता है और मुश्किल धुन के लिए है। श्याओ वानजिन के गालों पर हल्की आकर्षक लाली आ गई जब उसने शर्माते हुए पूछा कि क्या वो खुद म्यूजिकली ट्रेंड है और क्या वो उनके लिए कुछ बजाना चाहेगा। इससे पहले कि वो जवाब देता, कांग होंगजिंग ने तुरंत इस बात का मजाक उड़ाया। उसकी आवाज ऊंची और तना भरी थी। उसने घोषणा की कि ऐसे देहाती दिखने वाले, साफ तौर पर बिना संस्कृति वाले व्यक्ति के पास पियानो स्किल्स के लिए जरूरी नजाकत होना नामुमकिन है। वोंग हान ने इस बेइज्जती के बावजूद अपनी आसानी से शांति बरकरार रखी। उसने सिर्फ इतना माना कि उसके पास हल्की, थोड़ी पुरानी क्षमता है। कॉन्ग होंगजिंग को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कमरे में सिर्फ भिनभिनाने वाली एक मक्खी हो। श्याओ वानजिंग तेजी से उठी, थोड़ी दूरी तय की और वोंग हान का हाथ पकड़ लिया, जोर देकर उसे बैठने और उसके लिए कुछ बजाने के लिए मनाया। वोंग हान ने निमंत्रण स्वीकार किया और खुद को उस चमकदार लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत यंत्र पर आसानी से पोजीशन किया। उसने जान के ये फैसला लिया कि वो नॉकटॉन की दिल को छूने वाली धुन फिर से बजाएगा। एक ऐसा चयन जिससे श्याओ वानजिंग बहुत खुश हुई, जिसका चेहरा तुरंत उत्सुकता से चमक उठा, लेकिन जिससे कॉन्ग होंगजिंग का जबड़ा साफ तौर पर तन गया। जैसे ही वोंग हान ने बजाना शुरू किया, उसकी पलकें बंद हो गई, जो एक गहरे केंद्रित ध्यान का संकेत था। नोट्स गहरी और गूंजने वाली थी, सिर्फ हवा में नहीं भरी। उन्होंने जगह को भर दिया, छोटे कमरे को सुरमई, मुश्किल आवाज की परतों में लपेट लिया। शावानजिंग ने पूरे आनंद और आश्चर्य के भाव से सुना। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं जब उसने मन ही मन संगीत की शानदार, आत्मा को हिला देने वाली क्वालिटी पर कमेंट किया। इसी बीच एक गुस्से से भरा और बढ़ता हुआ चिढ़ा हुआ कॉन्ग होंगजा सिर्फ वहीं जड़ की तरह खड़ा रह गया। उसका शुरुआती मजाक हैरानी में बदल गया। वो इस साफ सबूत से मजबूर था कि इस आदमी के पास सचमुच पियानो पर कंट्रोल करने की गहरी क्षमता थी। आखिरी कॉर्ड के खत्म होने पर एक सांस रोकी हुई शांति छा गई। शावानजिंग तुरंत वोंग हान के पास दौड़ी। उसकी उत्साह, खुशी झलक रही थी जब उसने उसके परफॉर्मेंस की सचमुच बेहतरीन क्वालिटी की तारीफ की। वोंग हान ने एक विनम्र श्रग कंधे उचकाया, ये कहते हुए कि उसकी खुद की एग्जीक्यूशन पहले ही तारीफ के लायक थी। बस कुछ छोटे स्ट्रक्चरल कमियां थीं जिन्हें ठीक करने की जरूरत थी। ये शांत, मापी हुई टिप्पणी कॉन्ग होंगजा के दबाए हुए गुस्से के लिए आखिरी कैटलिस्ट साबित हुई। वो फट पड़ा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी जब उसने जोर से वोंग हान को इतना बड़ा घमंड दिखाने के लिए दोषी ठहराया कि वो सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हल्की सी क्षमता होने के आधार पर शावानजिंग की आलोचना कर रहा है। उनकी आगे बढ़ती हुई तेज आवाज वाली लड़ाई तभी अचानक टूट गई जब एक खास बुजुर्ग महिला धीरे से अंदर आई। वो खूबसूरती और आसानी से चली। उसकी नजर तुरंत शावानजिंग पर पड़ी, जिससे उसने पूछा कि क्या उसने ही अभी नॉकटर्न बजाया था। महिला ने सच्ची तारीफ की, ये ध्यान देते हुए कि वो शावानजिंग की टेक्निक में जो जोरदार प्रगति देख रही थी उससे वो हैरान थी। अपने चिड़चिड़े कंपटीशन को निकालने का सुनहरा मौका समझते हुए कांग होंगजा एक संतुष्ट, नजरअंदाज करने वाली मुस्कान के साथ वोंग हान की तरफ घूमा। उसने घोषणा की कि क्योंकि शावानजिंग की सम्मानित शिक्षिका टीचर रेन अब आ चुकी हैं, तो वोंग हान अब जरूरी नहीं है और उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। वोंग हान ने हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कहा और अपनी धीमी रफ्तार से बाहर निकलने लगे। लेकिन जब शिक्षिका ने इस खूबसूरत संगीत के लिए सीधे शावानजिंग की तारीफ की, तो शावानजिंग को उन्हें ठीक करना पड़ा, धीरे से बताते हुए कि असली परफॉर्मर तो वोंग हान थे। जैसे ही वोंग हान बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़े, टीचर रेन ने अपनी बात रोकी और उनकी पीठ को गहरी सोच के साथ देखा। अचानक उन्होंने उन्हें जोर से आवाज दी और रुकने को कहा। एक हिचकिचाहट भरे सवाल वाले लहजे में उन्होंने पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप प्रोफेसर वोंग हैं? वोंग हान धीरे से घूमे। उनका चेहरा भावहीन था और उन्होंने प्यार से इनकार किया। उनको बताया कि उन्हें पहचानने में जरूर गलती हुई है। शावानजिंग ये पूरी बात बहुत हैरानी से देख रही थी। कॉन्ग होंगजा ने मौके का फायदा उठाया और गुस्सा जाहिर करते हुए उस सुझाव का मजाक उड़ाया और शिक्षिका को बड़े गुस्से से बताया कि वोंग हान प्रोफेसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पहले का सबको पता काम तो सिर्फ खाना डिलीवरी करने वाले कुरियर का था। कॉन्ग होंगजा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए शिक्षिका आगे बढ़ी, अपना परिचय रेन जिंगजिंग के रूप में दिया और साफ किया कि वो पहले उनकी छात्रा थीं, मशहूर बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूजिक में, जहां पढ़ाई के दौरान उन्होंने उनकी पर्सनली मदद की थी। तब वोंग हान ने उन्हें देखा।
उनकी आंखों में पहचान की एक झलक आई। उन्होंने उसकी पहचान पक्की की और कहा कि उनके आखिरी मिलने के बाद काफी साल गुजर चुके हैं। फिर उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर नजर डाली, एक छोटी सी बेरुखी से माफी मांगी और सीधे कहा कि समय काफी हो गया है और उन्हें घर जाकर अपना डिनर बनाना है। इससे पहले कि वो जाते, रेन जिंगजिंग ने दोबारा उन्हें बहुत सम्मान के साथ विदा किया, जानबूझकर उन्हें एक बार फिर प्रोफेसर वोंग कहा। जब दरवाजा बंद हो गया और एक गहरी खामोशी छा गई, तो कोंग होंगजा और शाओ वानजिंग ने तुरंत रेन जिंगजिंग पर प्रोफेसर वोंग हान के एकेडमिक संबंध के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए जोर डाला। उन्होंने बताया कि वो बर्कले में एक बहुत मशहूर ऑनरेरी प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, जिनके लेक्चर्स इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि हमेशा कमरा पूरा भरा रहता था, और यहाँ तक कि दूसरे बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी उनकी खास पढ़ाने की टेक्निक देखने के लिए नोटबुक लेकर आते थे। ये राज सुनकर कोंग होंगजा पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो विश्वास न करते हुए हिचकिचाता रहा। रेन जिंगजिंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी अनोखी और पहचानी जाने वाली संगीत की धुन उनकी यादों में हमेशा के लिए छप चुकी है। फिर वो घूमी और दिख रही घबराई हुई और हैरान शाओ वनजिंग की तरफ देखा, ये सवाल करते हुए कि जब उसके पास प्रोफेसर वोंग जैसे इतने शानदार और सम्मानित मेंटर हैं, तो उसको और ज्यादा फालतू कोचिंग की जरूरत ही क्या थी। शाओ वनजिंग बिल्कुल बोल नहीं पाई। वो इस गहरी और अचानक सच्चाई को समझ ही नहीं पा रही थी, उस आदमी के बारे में जिसे वो सिर्फ क्लरिकल मदद देने वाली समझ रही थी। सुची अपने सू ग्रुप के ऑफिस के अंदर ठंडे और अच्छी रोशनी वाले कमरे में अपना दोपहर का खाना खा रही थी, एक सिंपल मसालेदार चावल का डिब्बा। जब वोंग हान ताज़ा बने खाने का कंटेनर लेकर वहां आ गए, उसने तुरंत उनके आने पर सवाल उठाया, याद दिलाते हुए कि उसने साफ मना किया था कि वो उसके लिए खाना ना लाए, अपनी आज़ादी का हवाला देते हुए। उन्होंने आराम से जवाब दिया कि सिर्फ शक वाले रेस्टोरेंट के टेकआउट पर निर्भर रहना होने वाली माँ के लिए ठीक डाइट नहीं है। जब उसने उसके नए मार्शल आर्ट्स जगह पर मिली नौकरी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने कॉलर आईडी देखा और अपने दादाजी का, जो परिवार के मुखिया थे, उनका नाम देखा। वोंग हान तुरंत बड़ी खिड़की की तरफ बढ़े, सूकी और अपने बीच फिजिकल दूरी बना ली कॉल उठाने के लिए। दूसरी तरफ से दादाजी की आवाज रूखी और बेहद हुक्मी थी। उन्होंने उसको मार्शल आर्ट्स फैसिलिटी में नौकरी लेने के लिए डांटा, जबकि उसके पास सख्त ऑर्डर्स थे कि वो अपनी पब्लिक प्रोफाइल बहुत कम रखे। बुजुर्ग ने फिर अपनी धमकी पूरी की। वोंग हान को बताया कि वो उसकी बड़ी बहन को, जो कि बहुत एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर मानी जाती है, इस खराब होती हुई स्थिति को ठीक करने के लिए भेज रहे हैं। घबराकर वोंग हान ने जल्दी से अपनी हरकतों को वापस लेने और घबराहट में सफाई देने की कोशिश की। दादाजी ने उसके बहाने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए। उसे सीधे बताया कि उन्होंने पहले ही उस जगह के मालिक श्यांग से कांटेक्ट कर लिया है और अब से वोंग हान को वहां काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। उन्होंने बिना किसी बहस की गुंजाइश के ये आदेश दिया कि वोंग हान एक ऐसी आम करियर चुने जिसमें किसी भी तरह का फिजिकल झगड़ा शामिल ना हो। हार मानकर और विरोध की बेकारता को समझते हुए वोंग हान ने अनिच्छा से सहमत दी। दादाजी ने फिर उसको एक नया, न बदला जाने वाला काम दिया। चियांग रेन नाम के एक खास क्रिमिनल ग्रुप ने स्थानीय म्यूजियम से एक अनमोल टैंग डायनेस्टी बुद्धा का सिर, जिसमें खूबसूरत जेट का काम था, गैर कानूनी तरीके से निकाल लिया है और इस अनमोल चीज को विदेश में बेचने का इरादा रखते हैं। वोंग हान की तुरंत जिम्मेदारी थी उस चीज को वापस लाना। उन्होंने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। उनके दादाजी ने विस्तार से बताया कि चियांग रेन एक ऐसा संगठन है जो न सिर्फ अपने कामों में बहुत अनियमित होने के लिए जाना जाता है, बल्कि बेहद खतरनाक और निर्दयी भी है। उन्होंने वोंग हान को एक ऐसे लहजे में जिसमें कोई गलती माफ नहीं थी, ये भी याद दिलाया कि वो उस औरत की तुरंत खोज जारी रखे जिसके पास उससे जुड़ी फीनिक्स बील है, जो उनकी बहन का एक कीमती तोहफा है। वो छोटा कॉल खत्म होने पर वोंग हान का जबड़ा भींच गया था। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि उस बीट को बिना देरी किए ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना उसको निश्चित रूप से अपने दादाजी के गंभीर गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उनके चेहरे पर बने हुए तनाव भरे सख्त भाव को देखकर सूकी ने धीरे से पूछा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है। उन्होंने उसकी चिंता को कम महत्व देते हुए टाल दिया, लेकिन बताया कि उन्हें दोपहर में बाद में किसी से मिलना है। उसने उन्हें निकलने से पहले बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी, एक चेतावनी जिसे उन्होंने हल्का सा सिर हिलाकर मान लिया और फिर व्यस्त कॉरिडोर में बाहर निकल गए।
उस दोपहर के बाद में वोंग हान की भारी मोटरसाइकिल की गहरी आवाज शांत हवा को चीर गई जब वो एक बड़े रेजिडेंशियल कंपाउंड के साफ सुथरे दरवाजे पर पहुंचे जो उनकी नई सिक्योरिटी पोस्ट की जगह थी। उन्होंने एक सुपरवाइजरी मैनेजर को नमस्ते किया, अपना परिचय उस उम्मीदवार के रूप में दिया जिसे उनके पिछले स्टेशन चीफ ने खास तौर पर रेकमेंड किया था। मैनेजर ने परिचय को स्वीकार किया, उनकी शक्तिशाली गाड़ी पर तारीफ भरी नजर डाली और उनसे थोड़ी देर रुकने का अनुरोध किया जब तक जरूरी कागजी कार्य पूरा हो जाए। जब वोंग हान सब्र से इंतजार कर रहे थे, आराम से एक पत्थर के खंभे से टकराए हुए, तब एक सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया। पहचान के साथ उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसने वोंग हान को उस डिलीवरी कुरियर के रूप में नाम लेकर बुलाया जो हाल ही में सू परिवार की वारिस से जुड़ी खबरों में था। वोंग हान ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और बड़े आराम से जलाई और उस पहचान को हल्का सा मना करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने जोर देकर कहा कि वो सही है, इशारा करते हुए। दूसरे वर्दी वाले गार्ड्स जल्दी से आसपास इकट्ठा हो गए, थोड़ी देर के लिए अपनी पोस्ट छोड़कर उन्हें पूरी असली कहानी सुनाने के लिए बार बार कहने लगे। पहले वाले गार्ड ने बात आगे बढ़ाई, वोंग हान को एक नई जली हुई सिगरेट दी और खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। वोंग हान ने तंबाकू लिया और धीरे से कश लेते हुए घटनाओं का एक बड़ा बदला हुआ रूप बताया। उसने दावा किया कि वो गुप्त रूप से सू परिवार की वारिस से शादीशुदा है, लेकिन उसके असरदार परिवार को उसकी गरीबी के कारण सख्त ऐतराज था और वो लोग इस समय मीडिया का इस्तेमाल करके उन दोनों की छड़ी खराब कर रहे हैं। गार्ड्स के झुंड ने गहरी जोरदार शक जताया, उनकी सामाजिक स्थितियों में बड़े अंतर को बताया और गुस्से से सवाल किया कि अगर वो सच में इतनी बड़ी दौलत से शादी करता तो वो एक आम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों ढूंढ रहा होता। मुख्य गार्ड ने वोंग हान को आंखें छोटी करके आदेश दिया कि वो अपनी ये झूठी तारीफ करना बंद करे। फिर आराम से एक चौंकाने वाली बात बताई, सूची ने हाल ही में इसी खास कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा फ्लैट खरीदा है और इस समय उसमें बड़े पैमाने पर रेनोवेशन करवा रही है। उसने हल्के फुल्के ढंग से वोंग हान को चेतावनी दी कि वो शायद उसकी इस अत्यधिक खुद की तारीफ के बारे में सूची को बता देगा। ये सुनकर वोंग हान पूरी तरह से सन्न रह गया। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया और वो जवाब देने में असमर्थ था। दूसरे सिक्योरिटी कर्मचारियों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया, जोर से कहते हुए कि सूची के असली पति को तो जरूर उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की पहले से ही गहरी जानकारी होती। बिल्कुल उसी समय सूची की महंगी स्पोर्ट्स गाड़ी की साफ चमकती लाल रंग की चमक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर आकर रुकी। मुख्य गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया, एक अच्छा सल्यूट किया और सम्मान से उन्हें प्रेसिडेंट सू कहकर बुलाया। वोंग हान के अचानक रुक जाने से परेशान होकर गार्ड ने उसको आगे बढ़ाया, उसे उसकी सपोज्ड पत्नी के पास जाने को कहा। सूची गाड़ी से बाहर निकली, उसका चेहरा पहले से ही सख्त था और उसने सीधे वोंग हान से पूछा कि वो मार्शल आर्ट्स जगह पर क्यों नहीं है। वो थोड़ा हिचकिचाया, समझाया कि कोई जरूरी ना टाला जाने वाला काम आ गया था जिसकी वजह से उनको तुरंत रिजाइन करना पड़ा। सूची ने डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया और सख्ती से उन्हें तुरंत अपने साथ चलने का आदेश दिया। जैसे ही वोंग हान उसकी बात मानकर उसके पीछे जाने लगा, वो मजाक उड़ाता हुआ मुख्य गार्ड उनकी हरकत को हंसकर देख रहा था। उसने धीरे से अपने साथियों से कहा कि ये सब बहुत मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वोंग हान ने हल्के से अपना हाथ नीचे किया और उस देखने वाले गार्ड की तरफ अपनी बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर दिखाई। जब वो अच्छे से बने हुए लॉन से गुजर रहे थे, सूची ने उससे पूछा कि उसने कितने समय तक ये नाटक करने का सोचा था। उसने तुरंत साफ किया कि उसको वो अपार्टमेंट अभी हाल ही में मिला है। फिर उसने पूछा कि उसने उनके साथ रहने वाले घर को छोड़ने का फैसला क्यों लिया। सूची ने गुस्से में जवाब दिया, उसका शरीर गुस्से से अकड़ा हुआ था कि उसके घर पर एक अजीब और बेशर्म औरत का आना अब उनका एक साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन और बेइज्जती वाला बना देता है। एक मजबूत इरादे के साथ सूची ने उससे तुरंत अपनी ये नई कम वेतन वाली सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ने को कहा। हालांकि वोंग हान ने विरोध करने की कोशिश की। उसने उसके विरोध को काट दिया और उसे अपना निजी ड्राइवर और तुरंत सिक्योरिटी देने का काम दिया, जिसका मासिक वेतन 10,000 युआन होगा। उसने थोड़ा नरम होते हुए आगे कहा कि क्योंकि उसकी पिछली नौकरी उसकी वजह से चली गई थी, इसलिए वो जिम्मेदारी महसूस करती है, और अगले दिन सुबह जल्दी तैयार रहने को बोला। वोंग हान चुपचाप सोचने लगा, थोड़ी मायूसी और थोड़ी हंसी के साथ, कि क्या अब वो आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी के पैसे पर पलने वाली शर्मनाक भले ही आरामदायक स्थिति में आ गया है। अगले दिन वोंग हान एक अच्छे ब्लैक सूट में सूची को सू ग्रुप के ऊंचे कांच और स्टील वाले कॉरपोरेट मुख्यालय तक अच्छे से ड्राइव करके ले गया। अपना काम शांत तरीके से पूरा करते हुए उसने लग्जरी कार को मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रोका और आराम से उसका दरवाजा खोला। सूची ने उसे छोटे में बताया कि उसने ऊपरी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर पर उसके लिए एक छोटा प्राइवेट ऑफिस तैयार कर दिया है। जैसे ही वो शानदार लॉबी से अंदर गए, 2 स्मार्ट ड्रेस वाले गार्ड्स ने तुरंत एक साथ प्रेसिडेंट सू को सल्यूट किया। एक गार्ड उनको जाते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसको लगता था कि उनका रिश्ता बिल्कुल अलग और बेहद गलत है। नीचे के फ्लोर पर एक अलग कम रोशनी वाले ऑफिस के अंदर एक मिड लेवल मैनेजर एक महिला सबऑर्डिनेट के वर्क स्टेशन पर झुका हुआ था। उसने घुमा फिराकर आने वाली छटनी स्टाफ रिडक्शन की तरफ इशारा किया। एक धमकी भरे चिकने लहजे में ये जताया कि नौकरी से निकालना उसकी मुश्किल निजी जिंदगी को और बिगाड़ देगा।
महिला ने माना कि उसको इस नौकरी की बहुत जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा विरोध करते हुए उसने मैनेजर की छुपी हुई गंदी मांग को साफ साफ ठुकरा दिया। उसने उसको आपस में करीब आने के लिए 30,000 युआन हर महीने देने की पेशकश की। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि उसकी आर्थिक तबाही की चिंता को दबा सके, लेकिन इसका इरादा जहरीला था। महिला हैरानी और अचानक भड़क उठने वाले गुस्से से पीली पड़ गई। उसने अपनी कुर्सी को जोर से धक्का दिया, जिसकी आवाज खामोशी में गूंज गई। वो गुस्से में खड़ी हो गई, पक्के इरादे से कहते हुए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी कि वो हरगिज खुद को नहीं बेचेगी। खरीदे जाने से इनकार पर गुस्सा होकर वो उसकी तरफ लपका। अचानक हुई इस हरकत से एक पानी का ग्लास गिर गया, जो खतरे से हिल गया, और उसने धीरे गंदी घुर्राहट में उससे ये नाटक छोड़ने का हुक्म दिया। मैनेजर, जो प्रेसिडेंट का बेटा था, उस डरती हुई एम्प्लॉय लिली को भारी लकड़ी की डेस्क से दबोचने में कामयाब हो गया। वो घबराहट में उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी। हवा उसके डर से भरी हुई थी। इसी दौरान वोंग हान हॉलवे में चल रहा था। चमकदार मार्बल पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसे गहरी और लगभग नीरस बोरिंग महसूस हो रही थी। एयर कंडीशनिंग की हल्की आवाज भी उसके दिमागी आलस को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी ये गहरी सोच अचानक और जोर से पास के ऑफिस से आई हुई दबी हुई चीखों से टूट गई। उसने साफ तौर पर लिली की तेज घबराहट वाली चीख सुनी, जब प्रेसिडेंट का बेटा उस पर कुछ अजीब और भद्दा चिल्ला रहा था। हैरत से वोंग हान उस मजबूत ओक दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। अंदर प्रेसिडेंट के बेटे ने जबरदस्ती लिली का ब्लाउज फाड़ दिया था। कपड़ा फटने की आवाज घिनौनी तरह से साफ थी। डर कर उसने मदद के लिए एक साफ बेचैन पुकार की। उसे चुप कराने के लिए उसने एक सुनाई देने वाली थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। उसी समय वोंग हान ने दरवाजा खोला और कमरे में घुस गया, आराम से पूछते हुए, जैसे किसी थका देने वाली मीटिंग को रोक रहा हो कि क्या वो शायद बिजी है। चौंक कर प्रेसिडेंट का बेटा गुस्से से भरा चेहरा लिए घूम गया। उसने वोंग हान की पहचान पूछी और उस पर चिल्लाया, थूक उड़ाते हुए, कि वो तुरंत यहां से निकल जाए। एक शब्द भी बोले बिना उसका चेहरा पूरा खाली था। वोंग हान ने उस आदमी के सोलर प्लेक्सस पर एक ठीक जोरदार किक मारी। प्रेसिडेंट के बेटे को कमरे के पार फेंक दिया, जहां वो जोर से थुड़क कर फाइलिंग कैबिनेट से टकराया। कारपेट वाले फ्लोर पर दर्द से ठीक होने की कोशिश करते हुए, अपने पेट को पकड़े हुए, प्रेसिडेंट के बेटे ने हाफते हुए ताना मारा। वोंग हान की इस हिम्मत पर सवाल उठाया कि उसने साफ तौर पर काम की जगह पर यह गुस्सा कैसे दिखाया। वो खून थूकता हुआ, पूरे आंखों में अंधा करने वाले गुस्से से जोश में आकर खड़ा हुआ और तुरंत पुलिस को बुलाने और वोंग हान को जेल में डालने की धमकी दी। फिर वो तुरंत पलटा, अपना जहरीला गुस्सा लिली की तरफ मोड़ दिया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसकी आवाज में बुराई टपक रही थी कि उसने उसे बहकाने और झगड़ा शुरू करने की कोशिश की। बहुत परेशान लिली ने गुस्से से इस इल्जाम को ठुकरा दिया। आंसू उसके चेहरे पर पसीने और गंदगी के बीच रास्ता बना रहे थे। प्रेसिडेंट के बेटे ने मुस्कुराकर ताना मारा। पूरा विश्वास था कि उसकी पोजीशन देखते हुए पुलिस ऑटोमेटिक उसकी बात मानेगी। इसके विपरीत वोंग हान पूरा शांत रहा। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और आराम से स्क्रीन ऊपर की। एक चलती हुई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें पूरा गंदा झगड़ा रिकॉर्ड हो गया था। मैनेजर का घमंड तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह एक भयानक पूरे डर ने ले ली, जिसने उसकी चमड़ी को सफेद कर दिया। उस सबूत को खत्म करने की एक घबराहट भरी बेचैन कोशिश में वो फोन लेने के लिए ऑफिस में लपका। वोंग हान ने आसानी से उस बेकार हरकत से खुद को बचाया और दूसरा तबाह करने वाला जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मैनेजर का सिर पीछे हो गया। हाफते हुए आदमी के ठीक ऊपर खड़े होकर वोंग हान की आंखें बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडी और तेज थीं। उसने डराते हुए पूछा कि क्या उस आदमी को सच में लगता है कि वो उसकी दुखी जिंदगी लेने को तैयार नहीं है। पूरी तरह टूट चुका मैनेजर अंदर की तरफ मुड़ गया। वोंग हान से रुकने की भीख मांग रहा था और घबराकर वादा कर रहा था कि वो किसी भी हालत में पुलिस को नहीं बताएगा। लिली इस बेहद और अचानक हुई हिंसा से डर गई थी। उसने भी हिम्मत की और वोंग हान से इस मामले को तुरंत खत्म करने की विनती की। वोंग हान ने फोन ऊपर किया। उसकी रोशनी उसकी आंखों में झलक रही थी। उस रोने वाले मैनेजर को कहा कि वो इस गलत रिकॉर्डिंग को जरूरी रोकथाम के तौर पर अपने पास रखेगा और उसको साफ लहजे में चेतावनी दी कि वो अपने आगे के बर्ताव को ठीक से नियंत्रित करे। मैनेजर ने घबराकर कसम खाई कि वो दोबारा कभी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तुरंत की लड़ाई खत्म होने पर वोंग हान ने धीरे से लिली को सुझाव दिया कि उन्हें ये जहरीली जगह छोड़ देनी चाहिए। वो शुक्रगुजार होकर जल्दी से उसके पीछे ऑफिस से बाहर चली गई। भारी दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वो पिट चुके, बेइज्जती महसूस करते हुए और बहुत सजा पाए हुए प्रेसिडेंट के बेटे को फ्लोर पर छोड़ आए। जब वो शांत हॉलवे में थे, वोंग हान ने उसके ब्लाउज में फटे हुए हिस्से पर ध्यान दिया, फटने की रूखी टेढ़ी लाइन, और धीरे से पूछा कि क्या उसके पास बदलने के लिए कपड़े हैं। उसने पुष्टि की कि उसके पास है और दोबारा सच्चे दिल से धन्यवाद किया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उसने अपना परिचय लिली के रूप में दिया और पूछा कि वो किस खास विभाग डिपार्टमेंट में काम करता है। वोंग हान ने साफ किया, उसके हाथ आराम से जेब में थे, कि वो नया है, प्रेसिडेंट सू का निर्धारित ड्राइवर है और उसका नाम वोंग हान है। लिली ने एक बार फिर से अपना गहरा आभार व्यक्त किया, सच्चे दिल से उसको एक अच्छा खाना खिलाने की पेशकश की जब भी उसके बिजी शेड्यूल में
समय मिले। वोंग हान ने नम्रता से मना कर दिया, साफ कहते हुए कि ये काम बिल्कुल भी दिक्कत वाला नहीं था और वो सिर्फ जब हो सके तब दूसरों की मदद करने में संतुष्टि महसूस करता है। उसने उससे मजबूती से निर्देश दिया कि अगर प्रेसिडेंट का बेटा उसे दोबारा कभी परेशान करे तो वो तुरंत बिना देरी किए उससे मिलने आए। फिर उसने जाने का ऐलान किया और चल दिया, कोने से मुड़ गया। चमकदार सू ग्रुप की इमारत के बाहर वोंग हान ने शहर की हवा में गहरी सांस ली और सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट जलाई, मैच की दंधक की बूंदें एक पल के लिए ठंडा स्मोक को भी पीछे छोड़ दिया। वो खुद से बुदबुदाया कि ये कंपनी बहुत जहरीला और गंदा काम का कल्चर बनाती है। वो पास के एक सिक्योरिटी ऑफिसर के पास अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइट मांगने गया। गार्ड, जो एक मोटा आदमी था और उसकी आंखें दयालु थी, उसको पहचान के साथ देखा जो जल्दी ही हैरानी में बदल गया। उसने उत्साह से पूछा कि क्या वोंग हान सच में वही है जिसे वो मान रहा है। फिर खुशी से अपना परिचय डॉन के रूप में दिया। वोंग हान ने भी उस आदमी को पहचाना, ये पुष्टि की कि वो आदमी सच में हान डचन है। डचन तुरंत भावनाओं से भर गया। ये व्यक्त किया कि उसने कितने सालों से उसको याद किया था और बेचैनी से उसके काम और उसके ठीक जगह के बारे में पूछा। भावनाएं ज्यादा होने पर डचन ने वोंग हान को जोर से गले लगाया, उसको एक बेयर हग में भींच लिया जो कुछ जरूरी सेकंड्स तक चला। उसने भारी जज्बातों में समझाया कि बहुत साल पहले उसकी दादी ने वोंग हान का सच्ची महानता के लिए भाग्य देखा था और डचन को उसके रास्ते पर चलने को कहा था। लेकिन दुख की बात है कि उसके बाद उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। वोंग हान हल्के से हंसा और बोला कि दादी ने अच्छी दूरदृष्टि दिखाई थी। उनका खुशियों भरा मिलन पुरानी यादों की गर्मी से भरा हुआ अचानक एक और सिक्योरिटी गार्ड के गुस्से भरे आने से टूट गया। उस गार्ड को उसके रंगे हुए हरे बालों और गले पर दिखने वाले सस्ते टैटूज से पहचाना जा सकता था। हेडोंग ने डचन को गुस्से से चिल्लाया, उसको बेवकूफ कहा और तुरंत उसके लिए एक पैकेट सिगरेट खरीदने का हुक्म दिया। डचन तुरंत वोंग हान की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। उसका चेहरा दुखी हो गया और उसने अपने दोस्त से थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। फिर वो उस टैटूड आदमी हेडोंग के पास गया और शांति से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से समझाया कि वोंग हान उसका बहुत पुराना दोस्त है और उन्हें थोड़ा समय देने की मेहरबानी की रिक्वेस्ट की। हेडोंग ने उसकी बात पर मजाक उड़ाया और पूछा कि डचन जैसे बेवकूफ को कोई इज्जत क्यों देनी चाहिए और उसको सिगरेट खरीदने का हुक्म दोबारा दिया और गुस्से से पैर थपथपाने लगा। परेशान होकर और कंधे झुकाकर डचन ने धीरे से बढ़ते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की। उसने चुपके से हेडोंग को 50 युआन दिए। वो नए नोट जल्दी से छुपा कर दिए गए और उसने कहा कि ये पैसे सिगरेट के लिए रख लिए जाएं और बात आगे ना बढ़ाई जाए। हेडोंग ने घमंड से डचन का सिर जोर से पकड़ा, लेकिन लालची नजरों से पैसे जेब में डाल लिए और घमंड से बोला कि देने वाला एक बेवकूफ है जिसमें अकल सिर्फ बड़े लोगों को रिश्वत देते वक्त ही आती है। मुस्कुराते हुए हेडोंग ने इस मामले को खत्म करने की हामी भरी, जिसके बाद राहत महसूस करता हुआ डचन वोंग हान की तरफ मुड़ा और माथे से पसीना पोंछा। लेकिन वोंग हान ने यह सब देख लिया था। इससे पहले कि हेडोंग आराम से चला जाता, वोंग हान ने उसके कंधे का मजबूत लोहे जैसी पकड़ बना ली। एक ठंडी गहरी नजर देते हुए जिसमें तुरंत मारपीट का वादा था, वोंग हान ने उस गुंडे को धीमी बिना किसी भाव वाली आवाज में हुक्म दिया कि वो पैसे तुरंत वापस कर दे। छूने और डिमांड से गुस्सा होकर हेडोंग ने तेज आवाज में वोंग हान की पहचान पूछी और गुस्से से उसे तुरंत छोड़ने को कहा। कोई जवाब दिए बिना उसका चेहरा अब भी शांत था। वोंग हान ने एक तबाह कर देने वाला बहुत तेज वार किया, एक सीधा राइट क्रॉस, जिससे वो टैटूड आदमी दर्द भरी आवाज और चाबियों की खनक के साथ जोर से जमीन पर गिर गया। हारे हुए गुस्से वाले आदमी के ऊपर खड़ा था जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वोंग हान ने एक सख्त और डराने वाली चेतावनी दी। उसने जोर देकर कहा, उसकी आवाज प्लाजा के शोर को चीर रही थी, कि हानचुन उसका रिश्तेदार है, उसका भाई है। अगर हेडोंग ने कभी उसे फिर से तंग करने के बारे में सोचा तो वोंग हान ने उसकी दर्दनाक मौत की गारंटी दी। हैरान लेकिन बेबस गुस्से से उबलता हुआ हेडोंग तुरंत खड़ा हुआ और जल्दी से पीछे हट गया। वोंग हान को धमकियां देते हुए चिल्लाया और कहा कि उसमें यहां से भागने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। एक परेशान दाचुन ने हाथ मलते हुए कहा कि वोंग हान को खुले में झगड़ा नहीं करना चाहिए था। उसने सच्चे दिल से चेतावनी दी कि हेडोंग एक मुश्किल और गुस्से वाला आदमी है जिसे संभालना मुश्किल है और वो बदला लेता है। कोई चिंता ना दिखाते हुए वोंग हान ने सीधे जवाब दिया कि ऐसे गुंडे तर्क बिल्कुल नहीं समझते और सिर्फ जोर जबरदस्ती से तुरंत सुधार ही समझते हैं। झगड़ा तेजी से बढ़ रहा जब हेडोंग कुछ मिनट बाद दोबारा आया और वर्दी में कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स को मदद के लिए ले आया। उसने नाटकीय ढंग से वोंग हान की तरफ इशारा किया और जोर दिया कि सीनियर ऑफिसर बीच में आए और उसके गलत काम को रोके। ये पहचानते हुए कि उसका दोस्त गिनती में बहुत कम था, दाचुन ने कमाल की तुरंत वफादारी दिखाई। उसने खुद को बचाव के लिए वोंग हान के आगे खड़ा कर लिया। उसका पतला शरीर अपने दोस्त को बचा रहा था। उसने इकट्ठा हुए गार्ड से नम्रता से माफी मांगी और सुझाव दिया कि वो अपने दोस्त की जगह सजा ले लेगा अगर वो सब वोंग हान को अकेला छोड़ दें। हेडोंग ने गुस्से से उस बलिदान वाले सुझाव को ठुकरा दिया और गुस्से में धमकी दी कि वो दाचुन और वोंग हान दोनों पर एक साथ हमला करेगा। लेकिन इससे पहले कि हालात और खराब होती, कैप्टन लू, सिक्योरिटी कैप्टन, जिनकी वर्दी साफ और जबरदस्त लग रही थी, बीच में आए। हेडोंग की पूरी हैरानी के लिए कैप्टन लू ने उससे बहुत ज्यादा शर्मनाक ताकत से धक्का देकर हटा दिया। कैप्टन की असली वफादारी तुरंत पता चल गई जब वो वोंग हान के पास अदब से झुकते हुए लगभग प्रणाम करने की मुद्रा में गए। कैप्टन लू ने वोंग हान को एक नया महंगा सिगरेट का पैकेट दिया और अपने जूनियर के बिल्कुल गलत बर्ताव के लिए गहरी माफी मांगी।
और सच्चे दिल से रिक्वेस्ट की कि वोंग हान नए आदमी की इस बड़ी गलती को माफ कर दे। पूरा हैरान हेडोंग सिर्फ हिचकिचाकर, थोड़ा लड़खड़ाते हुए पूछ सका कि यह अजीब घटना क्या हो रही है। कैप्टन ने अपना गुस्सा हेडोंग की तरफ मोड़ दिया, उसकी टांग पर जोर से लात मारी और उसे हमेशा परेशानी और गड़बड़ी का कारण होने के लिए बुरी तरह डांटा। कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, जोर देते हुए कि वोंग हान का प्रेसिडेंट सू के साथ बहुत ज़रूरी रिश्ता है, और सवाल किया कि हेडोंग में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इतने ज़रूरी आदमी से झगड़ा करे। जब गुस्सा करने वाला शांत हो गया, कैप्टन लू ने अदब से वोंग हान के लिए एक सिगरेट जलाई, आग को ठीक से पकड़े हुए। वोंग हान ने शांति से कहा, एक लंबा कश लेते हुए, कि दाचुन उसका भाई है और वो उसे कभी बुरा बर्ताव करते हुए नहीं देखना चाहता। कैप्टन ने जल्दी और उत्सुकता से सहमत होते हुए कहा कि वोंग हान का भाई तुरंत उसका भी भाई बन गया है। वोंग हान ने छोटा सा धन्यवाद किया और कैप्टन ने थोड़ा अकड़ते हुए नम्रता से जवाब दिया कि वोंग हान जैसे व्यक्ति का उनको पहचान देना एक बड़ा सम्मान है। तभी लिली बिल्डिंग के घूमने वाले दरवाजे से बाहर निकली। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और वो एक पेपर कप में गर्म पेय ले जा रही थी। बचे हुए सिक्योरिटी लोग उसकी खूबसूरत रूप से तुरंत मोहित हो गए, उसके शानदार बदलाव के बारे में धीरे धीरे तारीफ करने लगे। वोंग हान ने उनके खुले घूरने पर धीरे से हंसी उड़ाई, लेकिन एक गार्ड ने आगे बढ़कर लिली की दुख भरी परिस्थितियां बताईं। उसने उसकी मुश्किल जिंदगी के बारे में बताया। उसका पति, जिसे जुए की लत थी, दुख की बात है कि गुजर चुका था, जिसके कारण उस पर बहुत बड़ा कर्ज आ गया था, और उसकी बीमार मां की वजह से उसे अकेले ही अपने बच्चे को पालना पड़ रहा था और सारा बोझ खुद उठाना पड़ रहा था। जब लिली वहां से गुजरी, उसने गार्ड्स को एक विनम्र, नाजुक मुस्कुराहट दी, जिसने उन्हें तुरंत गहरी दीवानगी की हालत में पहुंचा दिया। वहां मौजूद आदमियों की पूरी हैरानी के लिए लिली बिना किसी हिचकिचाहट के उनके ग्रुप के पास आई। उसने प्यार से वोंग हान को कॉफी का कप दिया। उस पेपर से गर्मी निकल रही थी। उसने साफ किया कि ये उसने खास उसके लिए खरीदा है और नर्म तरीके से सुझाव दिया कि उसे शायद सिगरेट कम पीनी चाहिए। थोड़ा हैरान वोंग हान ने वो पेय ले लिया। उसकी गर्मी तुरंत उसके हाथ में महसूस हुई और उसने धन्यवाद किया। अपना अच्छा काम करने के बाद लिली जल्दी से फुटपाथ पर चलती हुई चली गई। जुड़ हुए गार्ड्स पूरी तरह से हैरानी में पड़ गए, इस घटना से हिल गए और घोषणा की कि वोंग हान पक्का आदमियों के बीच भगवान है, जिसे किस्मत का आशीर्वाद मिला है। फिर कैप्टन ने उत्सुकता से कॉफी के स्वाद के बारे में पूछा। वोंग हान ने पेया चखा और बेपरवाही से जवाब दिया कि यह सिर्फ ठीक ठाक है और अंत में थोड़ा कड़वा है। कैप्टन को यह बात बिल्कुल नामुमकिन लगी। उसने जोर देकर कहा कि उसके पास से और उसके हाथ से आई हुई कॉफी जरूर बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए। उसके साथ ही नए सम्मान से भरकर करीब आ गए। डाचून ने गर्व से घोषणा की कि उसके दोस्त को हमेशा औरतों से अलग तरह का फेवर मिला है, जिसके चलते कैप्टन ने मजाक में वोंग हान का समर्पित चेला बनने की रिक्वेस्ट की। उनकी आपस की बात का धीमा शोर अचानक चुप हो गया। एक चमकदार महंगी काली सेडान, उसका गहरा रंग ढलते दोपहर की रोशनी में भी चमक रहा था, जोर से कर्ब की तरफ घूमी। टायर्स थोड़ी देर तक सड़क पर घिसे और एक तेजी से रुकी, ठीक ग्रुप के सामने आकर। ड्राइवर की तरफ का भारी दरवाजा खुला और एक खूबसूरत रौबदार महिला के पीछे लगभग चुपके से बंद हो गया। वो लंबी थी, उसने सिलाई की हुई रेशम पहनी थी जो आम पहनने के लिए बहुत महंगी लग रही थी, और उसके लंबे बैंगनी बाल, एक चमत्कारी चमकदार रंग जो रोशनी पकड़ रहा था, उसके कंधे पर गिर रहे थे। उसके चेहरे के नक्श तेज थे और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत थके हुए नजरों का आदान प्रदान किया, क्योंकि वो कंपाउंड के बाहर होने वाली ऐसी अक्सर नाटकीय आमद के आदी थे। उन्होंने सोचा कि ये बस एक और हाई मेंटेनेंस सुंदर महिला है जो निश्चित रूप से उनके बॉस वोंग हान को ढूंढ रही होगी। उनका पेशेवर शक तेजी से उनके दिमाग में छा गया, लेकिन उनका सामूहिक अनुमान शानदार तरीके से गलत साबित हुआ। उनके पास से गुजरने की बजाय उस महिला ने पूरे ग्रुप को एक ठंडी डराने वाली नजर से देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी आवाज को तेज और साफ उस छोटी सी जगह पर उछाला, एक व्यक्ति का नाम चिल्लाकर, हान डाचून। वो नाम हवा में लटका रहा। उसके बाद उसने अपनी घोषणा की कड़वे निष्कर्ष के साथ, आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। बचे हुए गार्ड्स में सुनने वाली हैरानी की एक लहर दौड़ गई। वो अकड़ गए, हैरानी भरी नजरें बदली और तुरंत धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। डाचून, वो इस मामूली कम वेतन वाले वर्कर को इस महंगी शानो शौकत की तस्वीर से जोड़ नहीं पा रहे थे। हान डाचून ने अपने हाथों में नहीं, बल्कि सीधा अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अचानक गहरा कंपन महसूस किया। हवा पतली लगने लगी, जिससे वो गर्मी भरी दोपहर भी बर्फ जैसी ठंडी लगने लगी। वो उस आवाज, उसकी चाल को जानता था। उसने उस मेहमान को पहचान लिया। वो रुकी नहीं, वो सीधे इरादे से उसके पास चली गई। उसके महंगे चमड़े के जूते पेवमेंट पर हल्की आवाज कर रहे थे। जब वो बिल्कुल पास आई, उसने अपना साफ हाथ उठाया और पूरी नफरत दिखाते हुए अपनी नाक बंद कर ली। छी, उसने शिकायत भरी आवाज में कहा, तुमसे सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है।
डचुन, कितना समय हो गया है जब तुमने नहाने की कोशिश की है?